दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी ताकत से आग उगल रहा था। आसमान एकदम साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पीपल के पुराने पेड़ पर बनी सुखद बस्ती में सभी पक्षी गर्मी से बेहाल थे। रीमा चिड़िया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी, अपने घोंसले में अपने दोनों बच्चों शरारती कुक्कू और नन्ही चुटकी के साथ बैठी उन्हें पंखों से हवा कर रही थी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है और देखो ना, ये गर्मी, मेरा तो पंख पिघल रहा है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। धैर्य रखो कुक्कू, अभी दोपहर ढलने दो, मैं तुम्हारे लिए दाना लाने जाऊंगी। मम्मा, क्या सूरज चाचू को प्यास नहीं लगती? वो सारा पानी पी गए क्या? तभी पास की टहनी पर हरियाली तोती उड़कर आई। वह काफी घबराई हुई लग रही थी। उसका पति तोता उसके पीछे पीछे उसे आम का एक टुकड़ा खिलाने की कोशिश कर रहा था। अरे भाग्यवान, थोड़ा खा लो, गर्मी बहुत है। अरे छोड़ो भी। रीमा, तुमने देखा? चींटियां अपने अंडे लेकर ऊपर की तरफ भाग रही हैं। हवा का रुख बदल रहा है। मुझे लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। अरे वाह, अगर बारिश हुई तो मैं कुक्कू के साथ कीचड़ में खेलूंगा। हाँ, मैं भी मिट्टू के साथ खेलूंगा। मुझे भी कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाँ हरियाली बहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है। पेड़ के दूसरी तरफ जो थोड़ा अंधेरे वाला हिस्सा था, वहां पिंकी कव्वी और कालू और गोरी कव्वी अपने बेटे जग्गू के साथ बैठे हुए थे। सुनो जी, मौसम बदल रहा है। अगर बारिश हुई तो रीमा के बच्चे भूखे मरेंगे। हमें सारा दाना पहले ही बटोर लेना चाहिए ताकि बाद में हम उनसे सौदा कर सकें। हाँ हाँ, और वो रीमा खुद को बहुत होशियार समझती है ना। कल मैंने देखा, उसने फूलों के पास कुछ दाने छिपाए हैं। कालू, जाओ और चुरा लाओ। चोरी करना तो मेरा धर्म है गोरी, अभी जाता हूँ। पापा, मेरे लिए भी कुछ लाना, वरना मैं शोर मचाकर सबको बता दूंगा। अचानक आसमान का रंग बदल गया। पीले सूरज की जगह नीले काले बादलों ने ले ली। तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। सुखद बस्ती में अफरा तफरी मच गई। कुक्कू, चुटकी, जल्दी घोंसले के अंदर हो जाओ। हरियाली, अपने घर जाओ, तूफान आ रहा है। ठीक है रीमा, मैं जा रही हूँ। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। हरियाली का परिवार वहां से चला जाता है। तभी कबूतर अपनी पत्नी लूसी और बेटे कीकी के साथ उड़ता हुआ आया। लूसी अपने बेटे कीकी को लेकर हद से ज्यादा परेशान थी। ओ मेरे भगवान, कीकी को जुकाम हो जाएगा। रीमा, हम लोगों की मदद करो। लूसी, शांत हो जाओ। रीमा, क्या हम तुम्हारे घोंसले में शरण ले सकते हैं? मेरा घर थोड़ा कमजोर है। बिल्कुल दोस्त, जल्दी आओ। बिजली कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गर्मी तो शांत हो गई, लेकिन अब भूख और सुरक्षा का सवाल खड़ा था। बारिश इतनी तेज थी कि घोंसलों में पानी भरने लगा। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। बिजली कड़क रही है। डरो मत चुटकी बेटा, कुछ नहीं होगा। देखो मेरा कीकी कितना आराम से बैठा हुआ है। डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना। कुक्कू, अपनी बहन का हाथ पकड़ो। इधर कालू कौवे ने जो दाना चुराया था वह तेज बारिश में उड़ गया। पिंकी और गोरी आपस में लड़ने लगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। कालू ने सारा दाना गीला कर दिया। तुमने ही तो कहा था चोरी करो, अब खाओ पत्थर। बारिश रुकने तक तुम दोनों झगड़ो मत, मैं कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे भूख से बिलखने लगे। रीमा ने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ जामुन गिरे हुए हैं, लेकिन वहां तक जाना खतरनाक था। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गई तो मेरे बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे। कुक्कू बेटा, तुम घोंसले के अंदर जाओ। मम्मा, अब बाहर मत जाओ, पानी बहुत तेज है। बेटा, एक माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। तुम बस प्रार्थना करो। रीमा ने अपनी जान जोखिम में डाली। वह तेज बूंदों की मार सहते हुए नीचे उतरी। उसने अपनी पंजों से जामुन उठाए। तभी एक बाज की नजर उस पर पड़ी, लेकिन मजबूत कबूतर ने ऊपर से उड़कर शोर मचाया और बाज का ध्यान भटका दिया। रीमा, जल्दी करो, मैं उसे उलझाए रखता हूँ। रीमा सुरक्षित वापस आई। उसने न केवल अपने बच्चों को खिलाया, बल्कि मासूम कीकी और मिट्ठू के लिए भी कुछ दाने लाई। बारिश धीमी हुई।
मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी हरियाली तोती और तोता वहां आए। रीमा थकी हुई थी, उसके पंख भीगकर भारी हो गए थे। मम्मा, आप दुनिया की सबसे बहादुर चिड़िया हो। मैं अब कभी शरारत करके आपको तंग नहीं करूंगा। मम्मा, आपके पंख तीले हैं, पर आपकी ममता बहुत गर्म है। रीमा, आज तुमने हमें सिखा दिया कि एकता और साहस क्या होता है। और वो देखो, कालू और पिंकी आज भी लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। हाँ, जाओ जाओ, हम लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। छोड़ो उन्हें। आज की रात हम सब साथ मिलकर खुशी मनाएंगे कि हम सुरक्षित हैं। सूरज डूब रहा था, लेकिन इस बार उसकी तपिश नहीं बल्कि ढलती शाम की लाली थी। रीमा ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे समेट लिया। उसे पता था कि चाहे मौसम कोई भी हो, माँ का आंचल हर तूफान से बड़ा होता है। सुखद बस्ती में आज फिर से सुख था। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका था। जंगल में सूरज की किरणें पत्तों से लुका छिपी खेल रही थीं। रीमा चिड़िया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी, आज कुछ नया करने की सोच रही थी, क्योंकि आज रीमा ने पक्षियों के लिए दावत रखा था। थप्पा, मम्मी, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मुझे बस भूख लगी है। बदमाश कहीं की, भूत बनकर डराएगी तो खाना कौन बनाएगा। आज मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ जो इस जंगल में किसी ने नहीं खाया। तभी टुन्नू चिढ़ा, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, एक टोकरी में घास लेकर आता है। रीमा, ये लो गीली घास। पर ये बताओ, तुम भाप में क्या पका रही हो? खुशबू तो कमाल की है। इसे मोमोज कहते हैं टुन्नू। सब्जियों और जड़ी बूटियों का मेल, सेहत भी और स्वाद भी। पापा, आपने तो कहा था कि आज कुछ मीठा फल लाएंगे, आप क्यों नहीं लाए? बेटा, मैं कल जरूर से लाऊंगा। आज मुझे सारा समय घास लाने में ही लगा है। तभी बाहर से हरियाली तोती की आवाज आई। वह जंगल की चलती फिरती न्यूज एजेंसी थी। उसके पीछे पीछे उसका पति तोता हाथ में छाता लेकर आया हुआ था। अरे ओ रीमा, पूरे जंगल में खबर फैल रही है कि तुम्हारे घर से सफेद रंग के गोल गोल गोले निकल रहे हैं। क्या माजरा है? अरे भाग्यवान, धीरे बोलो। देखो तो, पसीने से तुम्हारी नाक लाल हो गई है। रीमा, बुरा मत मानना, मेरी हरियाली को तुम्हारी चिंता ज्यादा रहती है। चिंता नहीं, खबर। तोता जी, आप चुप रहिए और छाता ठीक से पकड़िए। तभी गुटरगुओं करते हुए कबूतर और लूसी कबूतरी वहां उतरे। रीमा, अगर ये मोमोज खाने के बाद मैं उड़ने की जगह लुढ़कने लगा तो उसका किराया कौन देगा? चुप कीजिए जी। रीमा, क्या ये बच्चों के लिए सुरक्षित है? कहीं चुटकी का गला तो खराब नहीं होगा? इसमें मिर्च तो ज्यादा नहीं है ना? शांत हो जाओ लूसी, ये पूरी तरह से भाप में बने हैं, बहुत हल्के हैं। तभी पिंकी कव्वी अपनी गर्दन मटकाते हुए आई। उसके साथ कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कव्वी और बेटा जग्गू भी थे। मोमोज? मैंने सुना था शहर के कव्वे ये खाते हैं। वैसे रीमा, क्या तुम्हें पता है कि मोमोज के लिए चटनी बनाना एक आर्ट है जो शायद सिर्फ मुझे आता है। अरे पिंकी, तुम भी क्या? रीमा तो हमारी अपनी है। वैसे रीमा, कल मैं जब जग्गू को नहला रही थी, तब मैंने देखा कि कालू ने फिर से किसी का चम्मच चुरा लिया है। बताओ भला, घर में बर्तनों की कमी है क्या? और जग्गू को देखो, इसे तो बस खाने से मतलब है। बेटा, जैसे ही सब बातों में लगे, वो लाल वाली चटनी का कटोरा धीरे से सरका लेना। अब्बा, मैं तो सीधे मोमोज पर नजर गड़ाए बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मोमोज थोड़े कम मिलेंगे, मैं तो छोटा हूँ ना। अरे जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, आज ढेर सारे मोमोज बना है मैंने। तुम कितने खा सकते हो उतने खाना, और थोड़े अपने घर भी लेकर जाना। रीमा ने सभी पक्षियों को एक एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज परोसे। सारे पक्षी आराम से बैठकर खाने लगे। हल्की गर्मी के बीच ठंडी छांव में सबने पहली बार मोमोज का स्वाद चखा। तीखी चटनी खाकर तोता जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन वह हरियाली के डर से उफ तक नहीं कर पाए। अरे रीमा बहन, तुम्हारे मोमोज खाकर तो बहुत मजा आ गया। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। दोस्तों, सारे लोग नदी के पास जाते हैं। जाकर थोड़ी देर बैठकर अच्छे से मजे करेंगे। अरे रीमा बहन, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है।
चलो ना जल्दी से चलते हैं। फिर सारे पक्षी उड़कर नदी के पास चले जाते हैं। रीमा सबको देख रही थी, जो थोड़े समय पहले तक एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे, अब एक साथ खुश थे। पता है मैंने ये मोमोज क्यों बनाए? क्योंकि इस गर्मी में हम सब चिड़चिड़े हो रहे थे। भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिलों को जोड़ता है। तुम वाकई कमाल हो रीमा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज सबको एक परिवार बना दिया। सच कहूँ रीमा, मेरी चटनी वाली बात बस दिखावा थी। तुम्हारे हाथ के स्वाद में जो प्यार है वो कहीं नहीं। और मैंने फैसला किया है, मैं कल वो चम्मच वापस कर आऊंगा। आखिर अच्छे पड़ोसी ऐसे थोड़े ही होते हैं। मम्मी, क्या कल भी मोमोज मिलेंगे? चुप कर जग्गू, अब रीमा को आराम करने दे। पर रीमा, रेसिपी तो बता ही देना। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कबूतर और लूसी अपने घोंसले की ओर बढ़े। हरियाली तोती अभी भी तोताजी को हिदायतें दे रही थी। पिंकी और कालू का परिवार भी विदा हुआ। मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप दुनिया की सबसे अच्छी मोमोज वाली मम्मा हो। चलो चुटकी, अब सो जाओ। कल एक नई सुबह होगी और शायद एक नया स्वाद भी। उस रात पूरे जंगल में सिर्फ मोमोज की चर्चा थी, और उससे भी ज्यादा उस प्रेम की जिसने सबको एक धागे में पिरो दिया था। लगातार 3 दिनों से हो रही धुआंधार बारिश ने जंगल का हुलिया बिगाड़ दिया था। बारिश के कारण सारे पक्षियों के घोंसले टूट चुके थे, जिसके कारण सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू एक टूटी हुई टहनी पर दुबक कर बैठे थे। उनकी नन्ही सी मासूम बेटी अपने माता पिता के पंखों में छिपी कांप रही थी। रीमा, हिम्मत मत हारो। ये बारिश हमारे घोंसले तो ले गई, लेकिन हमें नहीं हरा सकती। टुन्नू, सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा। बारिश रुक गई है, लेकिन आसमान बता रहा है कि ये बस एक छोटा सा विराम है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना रात की बारिश हम सह नहीं पाएंगे। तभी उनकी सबसे अच्छी दोस्त लूसी वहां पहुंची। लूसी जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। उसके साथ उसका पति कबूतर भी था, जो शरीर से तो ताकतवर था पर दिल का बेहद भोला था। हाय राम, रीमा, तुम लोग ठीक तो हो? मेरी तो जान ही हलक में अटकी थी। कबूतर जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए ना, नन्ही बच्ची कितनी भीग गई है। लूसी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर घास मिल जाती तो मैं अपनी ताकत से एक बड़ा महल जैसा घोंसला बना देता। तभी वहां तोता उड़ता हुआ आया, जो पूरे जंगल की खबर रखता था। उसकी पत्नी हरियाली हमेशा की तरह बीमार थी और छींक रही थी। बड़ी खबर, बड़ी खबर! जंगल में सूखी घास का एक तिनका भी नहीं बचा है। सब कीचड़ बन चुका है। ठीक, मैंने कहा था ना, इस बार की बारिश हमें ले डूबेगी। तभी वहां पर कालू और गौरी भी आ जाते हैं। ये दोनों थोड़े बदमाश स्वभाव के थे, लेकिन बुरे वक्त में कभी कभी इनका दिल भी पिघल जाता था। पिंकी कौवी, जो खुद को बहुत होशियार समझती थी, वहां आकर अपनी राय देने लगी। तुम सब यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने सुना है कि इंसानी बस्ती के पास सूखी घास मिल सकती है, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। खतरा? कालू को किसी का डर नहीं। गौरी, क्या कहती हो? चलें चोरी करने? चोरी नहीं कालू, इस बार जान बचाने का सवाल है। अगर रीमा कह रही है तो हमें साथ चलना चाहिए। रीमा के नेतृत्व में सभी पक्षी उड़ते हुए इंसानी बस्ती की ओर चल दिए। रास्ते में दुश्मन बारिश का मौसम फिर से करवट ले रहा था। बिजली कड़कने लगी थी। पक्षी थके हुए थे, भूख से बेहाल थे। उनके सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट था, एक सुरक्षित छत की तलाश। भटकते भटकते वे एक छोटे से कच्चे घर के आंगन में पहुंचे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये इंसान हम लोगों को मार ना दे। तुम डरो मत चुटकी बेटा, मैंने सुना है कि इंसान पक्षियों की बहुत सहायता करते हैं। वो जरूर बाहर आकर हमारी सहायता करेंगे। हाँ चुटकी, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर रुको, देखते हैं कि ये इंसान हमारी सहायता करते हैं कि नहीं। तभी राधा उन लोगों को खिड़की में से देख लेती है और वो कहती है, अरे बेचारे, लगता है बारिश ने इनके घर उजाड़ दिए हैं। डरो मत नन्हे परिंदों, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। राधा ढेर सारी सूखी घास, जूट के रेशे और खाने के लिए दाने ले आई। उसने आंगन के छप्पर के नीचे सूखी जगह पर घास का ढेर लगा दिया। आओ आओ पक्षियों, सारे लोग आकर घास और अनाज लेकर जाओ।
तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा पक्षियों की मदद करती हूँ। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा की मदद देख पक्षियों की आंखों में चमक आ गई। अब समय कम था और काम बहुत ज्यादा। सब सुनो, टुन्नू और कबूतर, तुम लोग भारी घास उठाओ। लूसी, तुम नन्ही बच्ची का ध्यान रखो। कालू और गोरी, तुम लोग निगरानी करो कि कोई जानवर ना आए। तोता भाई, आप हमें बताते रहना कि बादल कितनी दूर हैं। चिंता मत करो रीमा, आज मेरी ताकत इन घोंसलों को फौलाद बना देगी। सभी पक्षी जी जान से जुट गए। कालू और गोरी ने भी अपनी बदमाशी छोड़ दी और राधा द्वारा दिए हुए घास से अपने लिए घोंसला बनाने लगे। पिंकी अपनी होशियारी का इस्तेमाल घोंसला बेहतर बनाने में कर रही थी। देखो, इसे ऐसे मोड़ो ताकि पानी अंदर ना आए। सारे लोग सूखी घास का अच्छे से इस्तेमाल करना। जैसे ही आखिरी घोंसला तैयार हुआ, आसमान फिर से फट पड़ा। धुआंधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार पक्षी डरे हुए नहीं थे। वे राधा के घर की मुंडर और पेड़ों पर बने अपने नए मजबूत घोंसलों में सुरक्षित थे। राधा अपनी खिड़की से ये सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। जंगल के वे पक्षी जो कभी अलग अलग रहते थे, आज एक परिवार बन चुके थे। माँ, क्या अब हम नहीं भीगेंगे? नहीं बेटा, इंसान की अच्छाई और हमारे अपनों की एकता ने आज हमें बचा लिया। रीमा, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ डरती रही, पर राधा ने और तुम सब ने कमाल कर दिया। अब तो बस दाने खाओ और बारिश का मजा लो। राधा की दया और पक्षियों की मेहनत ने दुश्मन बारिश को हरा दिया था। उस रात बारिश तो तेज थी, पर हर घोंसले में सुकून की गर्माहट थी। पक्षियों ने सीखा कि जब इरादे नेक हों और कोई राधा जैसा मददगार मिल जाए तो हर तूफान छोटा लगने लगता है। एक ऊंचे घने बरगद के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों चुटकी और कुक्कू के साथ रहती थी। रीमा का जीवन आसान नहीं था। उसके पति को पिछले साल एक शिकारी ने पकड़ लिया था और तब से रीमा ने अकेले ही बच्चों को पालने की कसम खाई थी। वो दिन रात दाना जुटाती और अपने बच्चों को हर खतरे से बचाकर रखती थी। कालू कौवा, जो हमेशा दूसरों पर रोब झाड़ता था, अक्सर पास के पेड़ से व्यंग्य करता। अरे रीमा, तू अकेली क्या कर लेगी? इस बार बारिश इतनी होगी कि तेरा कच्चा घोंसला बह जाएगा और तेरे बच्चे भूखे मरेंगे। कालू भैया, मेरी मेहनत और मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार, यही मेरा सबसे बड़ा बल है। कुदरत की कोई चुनौती मुझे डरा नहीं सकती। एक दिन जंगल में अचानक काले घने बादल छा गए। उल्लू, जो दूर पहाड़ों से खबर लाया था, हाँफते हुए आया। सभी तैयार हो जाओ, इस बार ऐसी बारिश आएगी कि कई दिनों तक सूरज नहीं दिखेगा। अपने अपने घोंसले मजबूत कर लो और खूब सारा अनाज जमा कर लो। जंगल में पक्षियों में हड़कंप मच गया। सब अपने घोंसलों को मजबूत करने और दाना इकट्ठा करने में जुट गए। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी का घोंसला कमजोर था। उनके पास इतना दाना भी नहीं था कि कई दिनों तक चल सके। कालू जी, रीमा ने कितने दिनों से दाना जमा कर रखा है। उसके पास एक मजबूत सा घोंसला भी है, क्यों ना हम उसका थोड़ा सामान ले लें? अरे गोरी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। अब तो हम लोगों को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये दाना अब हमारा है। कालू ने मौका देखा। जैसे ही रीमा भोजन की तलाश में नीचे गई, कालू ने उसके घोंसले पर हमला कर दिया। अंकल, आप हमारा दाना क्यों ले जा रहे हैं? माँ ने बहुत मेहनत से सब कुछ जमा किया है, आप ऐसे मत कीजिए। तुम्हारी माँ अकेली क्या कर लेगी? ये जंगल अब मेरा राज है। कालू ने सिर्फ दाना और घोंसला ही नहीं छीना, बल्कि उसने जानबूझकर रीमा के घोंसले की नींव को भी ढीला कर दिया ताकि तेज हवा में वो टूट जाए। ऐसा करके कालू और गोरी वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहां पर रीमा आकर देखती है तो उसका घोंसला टूट चुका था और उसके बच्चे रो रहे थे। मेरे बच्चों, ये क्या हुआ? किसने किया ये? माँ, कालू अंकल आए थे, उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया और घोंसला भी तोड़ दिया। तभी बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे। रीमा जानती थी कि इस तूफान में वे खुले में नहीं रह सकते। उसके बच्चों के पंख अब भी इतने मजबूत नहीं थे कि वे उड़ सके। मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा, कैसे भी करके। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में कस लिया और इंसानी बस्ती के तरफ उड़ चली
और वह उन्हें बचाने के लिए एक पुराने बरगद के तने की खोखल में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन खोखल बहुत छोटी थी। उसने बच्चों को खोखल के अंदर धकेला और खुद उसके मुंह पर एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। तुम चिंता मत करो छुटकी बेटा, मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रहा है और बारिश का पानी इस पेड़ के अंदर आ रहा है माँ। ऐसा कहकर वो चिड़िया पूरी रात अपने पंखों से बारिश का पानी अंदर आने से रोकने लगी। तेज बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थीं, बिजली चमक रही थी और हवाएं उसे बार बार धकेल रही थीं, पर वह टिकी रही। पूरी रात रीमा अपने बच्चों के लिए ढाल बनी रही। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और शरीर ठंड से कांप रहा था, पर ममता की आग उसे बुझने नहीं दे रही थी। सुबह जब बारिश थमी और सूरज की पहली किरण निकली तो रीमा का शरीर अकड़ गया था। वह बुरी तरह थक चुकी थी। तभी वहां से किसान की पत्नी और उसकी बेटी राधा गुजर रही थी। राधा ने उस चिड़िया को देखा। माँ, देखो, उस चिड़िया ने अपने बच्चों को कैसे बचाया है। वह पूरी रात ढाल बनी रही। बेचारी, आओ इसे अंदर ले चले, इसे मदद की जरूरत है। वे रीमा और उसके बच्चों को धीरे से उठाकर अपने घर ले आए। उन्होंने रीमा को गर्मा गर्म खिचड़ी और पानी और गर्मा गर्म दाना दिया। रीमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब रीमा ठीक हो गई तो वह अपने बच्चों के साथ जंगल में गई। उसने देखा कि कालू और गोरी का घोंसला पूरी तरह बह चुका था। वे दोनों ठंड और भूख से बेहाल एक टूटी टहनी पर बैठे रो रहे थे। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमारे कर्मों का फल हमें मिल गया। हमने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अब हमारे पास न घर है न कोई सहारा। रीमा का दिल पसीज गया। उसने अपने पास बचा हुआ कुछ दाना उनके सामने रख दिया। कालू भैया, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जंगल में किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। रीमा और उसके बच्चे किसान के घर वापस लौट आए। किसान की पत्नी ने उनके लिए बरामदे में एक सुंदर मजबूत घोंसला बना दिया था। अब रीमा और उसके बच्चे उस घर का हिस्सा बन चुके थे। हर सुबह रीमा अपनी मधुर आवाज में गाती, जो किसान के परिवार के लिए एक नया सवेरा लाती थी। माँ, अब हमें कभी डर नहीं लगेगा। नहीं बेटा, जब तक हम सच और नेकी के रास्ते पर चलेंगे, कोई तूफान हमें छू भी नहीं पाएगा। यहाँ हमें प्यार और सुरक्षा दोनों मिली है। दूसरों का बुरा करने वालों का अंत बुरा ही होता है, जबकि ममता और सच्चाई की हर हाल में जीत होती है।